हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। ये हमारा विलायन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, छठा लेक्चर। आज हम बात करेंगे असामान्य मूलक द्रव्यमान, वांट ऑफ गुणक और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। मूलक द्रव्यमान क्या है, देखिए होता क्या है। जैसे ये जो हमारे अर्थसंख्यक गुणधर्म हैं, जैसे परासरण दाब हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हेमांक में अवनमन हो गया, इन सब का काम क्या होता है? अर्थसंख्यक गुणधर्म का असली उपयोग क्या है? इसका हम उपयोग करते हैं विलेय का मूलक द्रव्यमान निकालने में। विलेय का मूलक द्रव्यमान निकालने में। मतलब इन सब का मेन उपयोग क्या है कि हम इससे करते क्या, हम विलेय का मूलक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो होता क्या है, कुछ विलेय जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा विलायक हो गया, ठीक है। तो जो नॉर्मल हमारे पास विलेय होंगे सामान्य, उनका तो हम आसानी से निकाल लेंगे मूलक द्रव्यमान अर्थसंख्यक गुणधर्म की सहायता से। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा विलेय है जो विलेय में घुलने के बाद या तो वियोजित हो रहा है या फिर संगुणित हो रहा है। अर्थात वियोजित होने का मतलब क्या है, या तो वो अपने आयंस में टूट रहा है, जैसे नमक है, नमक को मान लीजिए हम पानी में मिला देंगे तो क्या होगा, नमक क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, NaCl Na+ और Cl- में टूट जाएगा, ये हो गया वियोजन। संगुणन का मतलब क्या हो गया, संगुणन होता है कि किसी भी यौगिक के दो या दो से अधिक मोल मिलकर एक अपना डाइमर या ट्राइमर बना लें। जैसे CH3COOH है तो ये करता क्या, इसके दो मोल मिलकर अपना डाइमर बना लेते हैं। तो ये हो गया संगुणन, ये हो गया वियोजन। तो जब वियोजित या संगुणित होते हैं तो होता क्या है, जो नॉर्मली इनका आना चाहिए मूलक द्रव्यमान अर्थसंख्यक गुणधर्म की सहायता से, वो नहीं आता है। जैसे मान लीजिए अर्थसंख्यक गुणधर्म की सहायता से मान लीजिए इनका मूलक द्रव्यमान नमक का या यम NaCl का, लेकिन होगा क्या, जो एक्चुअल जो सही है रियल वाला, ये इसके बराबर नहीं होगा। मतलब NaCl का 58.5 आता है, लेकिन अगर हम अर्थसंख्यक गुणधर्म की सहायता से निकालेंगे तो 58.5 नहीं आएगा। तो यही जो असामान्यता है, मतलब यही जो एबनॉर्मलिटी है मूलक द्रव्यमान में, इसे ही कहा जाता है असामान्य मूलक द्रव्यमान। तो जब किसी विलायक में कोई ऐसा विलेय घोला जाता है जो विलयन में संगुणित या वियोजित होता है, तो उसका मूलक द्रव्यमान जो हम निकालते हैं अर्थसंख्यक गुणधर्म से, वो नॉर्मली वास्तविक मूलक द्रव्यमान से भिन्न होता है। इसे ही असामान्य मूलक द्रव्यमान कहा जाता है। असामान्य मूलक द्रव्यमान क्या होता है, सामान्य मूलक द्रव्यमान होता है जो वास्तविक होता है। सामान्य मूलक द्रव्यमान होता है जो वास्तविक मूलक द्रव्यमान होता है। जैसे NaCl का वास्तविक मूलक द्रव्यमान क्या है, 58.5। तो इसे ही असामान्य मूलक द्रव्यमान कहते हैं। अब पढ़ते हैं वांट ऑफ गुणक के बारे में। उसमें भी थोड़ा सा इसका यूज इन्वॉल्व है, तो मैं उसकी थोड़ा परिभाषा लिख लेता हूं। या फिर नॉर्मली भी आपको बता सकता हूं कि वांट ऑफ गुणक क्या है और उसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए बात करते हैं वांट ऑफ गुणक की। इसको I से दर्शाते हैं। तो I का फार्मूला क्या होता है, I का फार्मूला होता है सामान्य मूलक द्रव्यमान अपान असामान्य मूलक द्रव्यमान, जो हमने अभी बताया था असामान्य मूलक द्रव्यमान के बारे में। मूलक द्रव्यमान, और यही बराबर हो जाता है वियोजन या संगुणन के बाद कुल कणों की संख्या अपान वियोजन आबलिक संगुणन के पहले कुल कणों की संख्या।
तो ये होता है हमारे आई का फार्मूला वन टाप गुणक का। ये किसके लिए दर्शाया, ये वन टाप गुणक किसके लिए परिभाषित किया गया, ऐसे विलय के लिए जो या तो विलयन में संगुणित हो या फिर वियोजित हो। जैसे उदाहरण की बात करें NaCl की, NaCl, तो NaCl जब विलय में घोला जाएगा विलायक में तो क्या होगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+ + Cl-। इसके लिए अगर आई की बात करें तो आई क्या हो जाएगा, देखिए वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या। तो मान लीजिए 1 मोल NaCl हमारे पास है, ये जब वियोजित होगा तो क्या होगा, 1 मोल Na+ बनाएगा, 1 मोल Cl- बनाएगा। मतलब वियोजन के पश्चात कितने हमारे पास कण हैं, 1 Na+ है, 1 Cl- है, तो टोटल 2 कण हैं। तो I = 2 अपान वियोजन या फिर संगुणन के पहले कुल कणों की संख्या कितनी है, 1, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 मोल NaCl। तो I की वैल्यू क्या आ गई, 2 फॉर NaCl। अगर बात करें K2SO4 की, कि इसके लिए बताइए आई की वैल्यू, तो ये टूटेगा तो क्या देगा, 2 मोल K+ + SO4 2-। इसके लिए आई की वैल्यू निकाले तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाद में कितने हमारे पास कण हैं, 2 K+ हैं, 1 SO4-, तो टोटल कितने हैं 3 अपान कितना, K2SO4 पहले है जो हमारे पास नहीं हुआ था वियोजित 1 मोल, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 3, किसके लिए, K2SO4 के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा विलय है जो वियोजित या संगुणित होता ही नहीं है, जैसे क्या है ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, ये क्या होता है, ना तो वियोजित होता है ना तो संगुणित। तो ऐसे विलय के लिए हमेशा आई की वैल्यू 1 आती है। बात करें अगर एसिटिक एसिड के लिए, तो एसिटिक एसिड मान लीजिए हमारे पास 2 मोल है, ये जब संगुणित हुआ तो इसने 1 मोल डाइमर बना लिया, मतलब 1 मोल डाइमर का आपने बना लिया। तो संगुणन के पश्चात कितने मोल हैं, 1, संगुणन के पहले कितने मोल थे 2, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 0.5, किसके लिए, फॉर CH3COOH। तो इस प्रकार आसानी से हम सबके लिए आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आई का महत्व क्या है, वन टाप गुणक का महत्व क्या है, तो ये देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वन टाप गुणक का महत्व, तो होता क्या है, जो विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, जो हम अर्थसंग गुणधर्म निकालेंगे उसमें आई से सिंपली गुणा कर देते हैं। जैसे बात करें अगर हम पहले अर्थसंग गुणधर्म की, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसके लिए वन टाप गुणक का कैसे हम यूज करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला तो लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है, PO - PS अपान PO इक्वल टू फार्मूला होता है विलय का मोल अनुपात, मतलब स्मॉल n अपान कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो इसके लिए अगर हम वन टाप गुणक को लेंगे, मतलब ये किसके लिए है, ऐसे विलय जो ना तो संगुणित होते हैं ना तो वियोजित, ना तो वियोजित हों और ना ही संगुणित। तो ऐसे विलय के लिए वास्तव में अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला ये होगा। मान लीजिए कोई ऐसा विलय हमारे पास है जो विलय में संगुणित या वियोजित हो रहा है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, बस उसमें सिंपली आई से गुणा हो जाएगी, आई इंटू स्मॉल n अपान कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो ये किसके लिए है, ऐसे विलय जो विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं या वियोजित हों। तो हमने क्या देखा कि हम वन टाप गुणक का किस प्रकार से यूज करेंगे, जो भी अर्थसंग गुणधर्म आएगा उसके सामने बस आई से हमको गुणा कर देना है। ऐसे ही बात करें अगर क्वथनांक में उन्नयन की, क्वथनांक में उन्नयन, तो इसका सामान्य जो फार्मूला होता है क्या होता है, सामान्य फार्मूला होता है डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोललता। बट अगर आई इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, डेल्टा TB इक्वल टू आई इंटू
Kb इंटू मोललता। अब बात कर लेते हैं हम अपने अन्य दो अर्थसंख्यक गुणधर्म के बारे में कि उनमें कैसे हम वान टाप गुणक का यूज करेंगे। तीसरा हमारे पास है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू मोललता स्मॉल m। तो अगर हम वान टाप गुणक को यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू KF इंटू m। ऐसे ही अगर बात करें परासरण दाब की, परासरण दाब, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, PV बराबर nRT होता है जो नॉर्मल होते हैं। तो P की वैल्यू यहां से क्या आ गई, nRT अपान V। तो अगर हम वान टाप गुणक को इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, I इंटू nRT अपान V। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो भी अर्थसंख्यक गुणधर्म हो उसमें I से गुणा कर देंगे। तो यहां से एक चीज आप और नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो हमारे अर्थसंख्यक गुणधर्म का मान होगा, अर्थसंख्यक गुणधर्म का मान I पर भी डिपेंड करता है, पर भी निर्भर करता है। मतलब अगर I जो है एक से बड़ा होगा तो क्या होगा, अर्थसंख्यक गुणधर्म भी बड़ा हो जाएगा, भी बड़ा हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास नॉर्मली वास्तव में अपेक्षित अवनमन आया मान लीजिए 5, लेकिन अगर I की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 नहीं हो जाएगा। क्वथनांक अवनमन मान लीजिए हमारे पास आया 0.5, अगर I की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा 1, तो 0.5 से 1 बढ़ नहीं गया। तो होता क्या है, अगर I की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अर्थसंख्यक गुणधर्म का मान भी बड़ा हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन काफी बोर्ड परीक्षा में फेमस है, उसको मैं लिख लेता हूं, काफी बार पूछा गया है, आप एक बार उसको रिलेट कर पाएंगे वो वान टाप गुणक से। देखिए पूछा क्या गया था यूपी बोर्ड में सवाल, निम्न में से किस विलयन का परासरण दाब सबसे अधिक होगा। और ऑप्शन क्या दिए थे, 1 मोलर ग्लूकोज, नंबर 2 1 मोलर Na2SO4, नंबर 3 1 मोलर यूरिया, नंबर 4 1 मोलर NaCl। तो देखिए अगर परासरण दाब की बात करें तो परासरण दाब का फार्मूला क्या है, P बराबर I इंटू nRT अपान V। बात करें अगर पहले की तो देखिए सबसे पहली बात है कि इसमें सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे सांद्रता। और सांद्रता क्या है, सब में 1 मोलर है, और सांद्रता से तो हम डिफर नहीं कर पाएंगे, तो हम डिफर करेंगे I की वैल्यू से। ग्लूकोज ना तो वियोजित हो रहा है ना तो संयोजित, तो इसके लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसके पास I की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि P क्या है, डायरेक्टली समानुपाती है I के, जिसकी I की वैल्यू ज्यादा उसका P ज्यादा, क्योंकि ये सबके लिए सेम है, फिर सांद्रता भी सेम है, ताप भी सेम है, R भी सेम है, तो हम केवल I से बता पाएंगे, जिसका I ज्यादा उसका P ज्यादा। अगर Na2SO4 की बात करें तो इसका अगर Na2SO4 का निकालें I तो कितना निकलेगा, Na2SO4 टूटेगा विलयन में कैसे, 2 मोल Na प्लस SO4 माइनस 2 माइनस, तो I की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 1 3/1 बराबर 3, तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी आ गई 3। यूरिया ये भी ना तो वियोजित हो रही है ना तो संयोजित, तो इसके लिए 1। NaCl अगर टूटेगा तो हमने अभी बताया था कि Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 2/1 बराबर 2, तो I की वैल्यू 2। तो यहाँ सबसे ज्यादा I की वैल्यू किसकी है, Na2SO4 की, तो ये हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार हम आसानी से कोई भी लगा सकते हैं सवाल, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, अगली बार भी आ सकता है, इसलिए जरूर ध्यान रखें। अब 3-4 न्यूमेरिकल हैं वो करवा लेते हैं आपको, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो न्यूमेरिकल में लिख लेता हूँ सवाल, फिर आपको भी आंसर करवाता हूँ, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और हमारा भी टाइम बच जाएगा। अब देखिए जैसे ये एक सवाल है, इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम किसी भी सवाल को करने के लिए उसे ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है किसी प्रोटीन के 200 ml जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 एटीएम पाया गया, प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले तो हम सवाल पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें किस अर्धसंतुलित प्रोटीन के बारे में बात की गई है। बात की गई है परासरण दाब के बारे में। तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेंगे। परासरण दाब की वैल्यू कितनी दी हुई है, P बराबर दी हुई है 2.57 एटीएम। जलीय विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, V बराबर दिया हुआ है 200 ml। प्रोटीन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, W। प्रोटीन का द्रव्यमान W कितना दिया हुआ है, 1.26 ग्राम। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन। तो देखिए परासरण दाब का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है PV बराबर NRT। ठीक है, फार्मूले को मान लीजिए हमने एक समीकरण दे दी। अब N क्या है, यहां पर N है प्रोटीन के मोल, प्रोटीन के मोल। ये कैसे निकालेंगे हम, फार्मूला होता है भार अपान अणुभार, या फिर अगर द्रव्यमान के रूप में लिखें तो द्रव्यमान अपान मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 1.26 ग्राम, 1.26 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान मान लीजिए इसका है कैपिटल M। तो हमने यहां से मोल निकाली है, क्या निकाली है, 1.26 अपान M। अब हमारे पास हर चीज की वैल्यू है, P की वैल्यू है, V की वैल्यू है, T की वैल्यू है। R देखिए क्या होगा, R चूंकि यहां पर ml में दिया हुआ है तो R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर R की वैल्यू किसमें दी हुई है, लीटर में। तो हम वॉल्यूम को भी, आयतन को भी लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में बदलने क्या करेंगे, 1000 से भाग, तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 0.2 लीटर। अब हर चीज की वैल्यू इसमें पुट करनी है। देखिए P का मान कितना दिया हुआ है, 2.57 एटीएम इनटू आयतन कितना है 0.2 लीटर। N मोलों की संख्या कितनी दी हुई है 1.26 और हमें मोलर द्रव्यमान कैपिटल M निकालना है, इनटू R कितना है 0.0821 इनटू ताप कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। यहां से हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, 1.26 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपान 2.57 इंटू 0.2। तो ये ओवरऑल वैल्यू, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं अपने कैलकुलेटर से कि कितनी आ जाएगी, 1.26 इंटू 0.0821 इंटू 300 भाग 0.2 भाग 2.57। तो प्रोटीन का द्रव्यमान कितना आ गया 60.377 ग्राम और पर मोल, क्योंकि यही तो मोल द्रव्यमान का फार्मूला होता है, मतलब यूनिट होती है। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी विलेय का मोल द्रव्यमान निकाल सकते हैं। एक और सवाल लगवा देता हूं, फिर आपके इस चैप्टर की एंडिंग करते हैं, क्योंकि बाकी तो आप सब लगा ही लेंगे। हर टाइप का एक लगवा देता हूं सवाल। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लीजिए। तो सवाल को हम सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे। लिखा है 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना है। तो 180 ग्राम जल में 5 ग्राम यूरिया घोली गई। तो इस विलयन का वाष्प दाब व वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। लिखा है वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में जो सूत्र लगता है उसको हम लिखेंगे। क्या सूत्र लगता है, PO माइनस PS अपान PO। और चूंकि यूरिया जो है उसके लिए I का मान 1 होता है, तो ना तो यह विलयन में संयोजित होगी, ना तो
वियोजित, तो इसके लिए हमेशा फार्मूला हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, मतलब यहाँ पर विलेय क्या है, यूरिया, तो स्मॉल एन क्या हो जाएंगे, यूरिया के मोल। कैसे निकालेंगे इसको, यूरिया का भार अपान यूरिया का अनुभार। अब देखिए यूरिया का अनुभार कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको उसमें पेपर में दिया होगा कि नाइट्रोजन का अनुभार 14 होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये तो आपको दिया होगा, लेकिन ना दिया हो तब भी आपको याद रखना चाहिए। अब यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। तो इसका अगर अनुभार निकालो कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन है तो 14 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 एकम 2 प्लस कार्बन है तो 12, ऑक्सीजन है तो 16, फिर नाइट्रोजन है फिर 14, फिर 2 हाइड्रोजन तो 2 into 1। तो 14 2 16, 16 12 28, 28 16 44, 44 14 28, हाँ 44 14 12 26 2 28 16 44 14 58 2 60। तो हमारे पास यूरिया का अनुभार कितना आ गया, 60। तो हम यूरिया के मोल भी निकाल लेंगे। यूरिया का भार कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, तो 5 अपान 60। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ गई, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 5 अपान 60 भी, कि 5 अपान 60 इसके मोल आ गए। बात करें कैपिटल एन की, तो कैपिटल एन किसके होते हैं, विलायक का मोल। विलायक यहाँ पर क्या है, जल, तो जल के मोल क्या हो जाएगा, जल के मोल का फार्मूला जल का भार अपान जल का अनुभार, जल का अनुभार। तो अनुभार कैसे निकालेंगे, जल का फार्मूला क्या होता है, जल का H2O, तो क्या हो जाएगा 1 into 2 प्लस 16 तो 18, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। तो भार कितना है यहाँ पर 180, अनुभार कितना है 18, तो ओवरऑल कितने मोल आ गए 10। तो हमारे पास एन और कैपिटल एन के तो मान आ गए हैं। बात करते हैं पीओ पीएस की, तो पीओ क्या होता है, पीओ होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और यहाँ पर विलायक क्या है, जल है, तो पीओ क्या है, शुद्ध जल का वाष्प दाब, जो कि दिया हुआ क्या दिया हुआ है 23.8 मिलीमीटर Hg। अब हमारे पास सब तो दिया हुआ है, पीओ दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, कैपिटल एन दिया हुआ है। हमें क्या है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की गणना करनी है। तो इस पूरे को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन ही तो कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या फार्मूला होता है, बराबर पीओ माइनस पीएस अपान पीओ। और यही फार्मूला किसके बराबर होता है, स्मॉल एन अपान कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। सबका हमारे पास मान है, एन का कितना मान है 5/7 अपान कैपिटल एन का कितना है 10 प्लस 5/60। इसको अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/60 इंटू 60 अपान 605, क्योंकि अगर हम इसको मैथमेटिकली रूप से हल करेंगे तो 60 कट गया तो 5 अपान 605, ये भी कट जाएगा 121 1 अपान 121। अगर 1 से 121 को 121 से 1 को भाग करेंगे तो कितना आएगा आंसर, इसको मैं कैलकुलेट से कैलकुलेट कर लेता हूँ, आ जाएगा 1 अपान 121 0.0082 तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया 0.0082। ये क्या है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। और अभी हमें क्या निकालना है, विलयन का वाष्प दाब निकालना है, क्योंकि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन की गणना होगी, अब विलयन का वाष्प दाब निकालना है। और पीएस क्या था यहाँ पर, जो ये पीएस था यही तो था विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और यही हमें निकालना है। तो आराम से इसमें मान पुट कर लेंगे, हर हमारे पास हर चीज का मान है, आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे, लिखेंगे पीओ माइनस पीएस अपान पीओ इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ठीक है,
अब पीओ का मान कितना है 23.8 माइनस हमें पीएस निकालना है अपान 23.8 इक्वल टू इसका हमने अभी निकाल लिया था मान कितना आया था 0.008286। तो अगर इसको हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो 23 माइनस 8 माइनस पीएस बराबर हो जाएगा 0.008286 इंटू 23.8। अगर इसको फिर से हल करेंगे तो पीएस की वैल्यू आ जाएगी 23.8 माइनस 0.008286 इंटू 23.8। अब अगर इसको गुणा करें इंटू 23.8 तो 23.8 माइनस 0.19658 तो यहां से पीएस कितनी आ जाएगी वैल्यू, पीएस की वैल्यू आ जाएगी 23.6 और किसमें मिलीमीटर एचजी में। तो हमारे पास क्या हुआ विलयन का वाष्प दाब भी आ गया। तो यहाँ से हम आसानी से हर चीज की गणना कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है अच्छे से सवाल पढ़ना है, उसका फार्मूला लगा देना है, मान पुटअप कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे ये सवाल है लिखा हुआ है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब यहाँ पर क्या है विलेय का जो भार है 1.80 ग्राम है और बेंजीन क्या है हमारा विलायक है, क्योंकि बेंजीन में घोला जा रहा है विलेय, तो विलेय का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है। तो विलेय के मूलक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो एक बात समझिए क्वथनांक नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला लगने वाला है, क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला, जो कि फार्मूला होता क्या है डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू मोललता। ठीक है, अब डेल्टा टीबी क्या है क्वथनांक में उन्नयन है। उन्नयन का मतलब क्या है क्वथनांक कितना बढ़ा विलायक से विलयन तक पहुंचने में कितना बढ़ा उतना अंतर है डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा बराबर, चूंकि विलयन का क्वथनांक ज्यादा है तो विलयन के क्वथनांक से विलायक का क्वथनांक घट जाएगा, क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलयन क्वथनांक मान लीजिए टीएस है माइनस विलायक का मान लीजिए टी है या फिर टी नॉट है। तो टीएस कितना दिया हुआ है 354.11, क्योंकि विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जा रहा है 354.11 माइनस टी नॉट कितना है 353.23। अगर इसको घटा देंगे तो ये अगर इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा आंसर 0.88 आ गया 0.88 केल्विन। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू इतनी आ गई। केबी का मान हमारे पास दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है मोललता और विलेय के मोलक द्रव्यमान की गणना करनी है। तो विलेय के मोलक द्रव्यमान की गणना कैसे निकलेगी, अगर यहाँ से हम मोललता निकाल लेंगे तो हम आसानी से मान पुटअप कर देंगे। मोललता का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है विलेय के मोल अपान विलायक का भार और वो भी किसमें किलोग्राम में। विलेय के मोल का फार्मूला क्या होता है विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार अपान विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार कितना है 90 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है 90 ग्राम, बस हमको चाहिए किसमें किलोग्राम में। तो क्या करेंगे 1000 से भाग। अब देखिए विलेय का भार कितना दिया हुआ है 1.80 ग्राम अपान अणुभार मान लीजिए विलेय का कितना आ गया यम, और नीचे अगर इसको भाग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 90 अपान 1000। अब 1000 क्या होगा ऊपर जाएगा क्योंकि बाहर से गुणा और अंदर से गुणा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1800 अपान 90 यम, भाग कर देंगे तो 20 अपान यम क्या आ गई हमारे पास मोललता। किसका फार्मूला है ये मोललता का, और ये मोललता का मान इसमें पुट कर देंगे और आसानी से हम आंसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। देखिए डेल्टा टीबी का मान हमारे पास ऑलरेडी 0.88 केल्विन अभी निकाला है हमने, तो 0.88 इक्वल टू केबी क्या है 2.53 इंटू मोललता कितनी आई 20 अपान यम। यहाँ से हम आसानी से यम निकाल सकते हैं, यम हो जाएगा
2.53 इंटू 20/0.88। इसको अगर डायरेक्टली हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आप लोग लेकिन काफ़ी पर ही करिएगा क्योंकि आप लोगों को एग्जाम देना है, मुझे नहीं। 0.88 तो ये आ गया आपके पास 57.5। फार्मूला क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान आ गया। इसी प्रकार आप जो हिमांक में अवनमन है इससे रिलेटेड भी सवाल लगा सकते हैं। आप लोग सवाल ट्राई करिएगा खुद एनसीईआरटी से और अन्य भी रेफरेंस बुक से, और अगर कोई डाउट हो तो पूछेगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं आपसे कहूंगा कि जो मूलता और मोल प्रभाजन, इनको एकदम चार्ट डालिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। नंबर 2, हेनरी और राउल्ट का नियम, इसको जरूर पढ़ लीजिए। का नियम, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके पूरे चांस हैं आने के। नंबर 3, हेनरी राउल्ट के नियम के बाद परासरण दाब, हर बार पूछा जा रहा है लगभग। और 4, जो अर्थसंख्यक गुणधर्म है, अर्थसंख्यक गुणधर्म क्या है और वह उनके प्रकार, ये मतलब 4 प्रकार के होते हैं: परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये 4 टॉपिक्स हैं, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा विलन चैप्टर आज खत्म होता है। इसके आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे यूट्यूब के नीचे जो कमेंट है उसमें आप टाइप कर दीजिएगा, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से भी आप कोई भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो मैं आपका डाउट देने का जरूर प्रयास करूंगा। और अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को हमारा चैनल रिकमेंड करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।